वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब बाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैब बाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज पैलिएंटोलॉजी। PALEONTOLOGY। पैलिएंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी जीवाश्मिकी, जीवाश्मों का अध्ययन। अच्छा, जीवाश्म क्या होता है? आज से हजारों लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जो जीव हुआ करते थे, यानी जो जानवर हुआ करते थे, जो पक्षियाँ हुआ करती थी, जो पौधे होते थे, वो किसी कारणवश चट्टानों के 2 लेयर के बीच में दब गए और वो उतने दिन तक उसके अवशेष सुरक्षित रहे। और आज हजारों लाखों वर्ष के बाद जब खुदाई के पश्चात उनके अवशेष मिलते हैं तो उन अवशेष को जीवाश्म कहते हैं और इन्हीं जीवाश्म के अध्ययन को पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, जो जीवाश्म का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पैलिएंटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो पैलिएंटोलॉजिस्ट इन जीवाश्मों का अध्ययन करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जीवाश्म कितना पुराना है, यानी जिस जीव का ये जीवाश्म है वो जीव इस पृथ्वी पर कितने वर्षों पहले पाया जाता था और उसमें पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति क्या थी, पृथ्वी पर वातावरण कैसा था, पृथ्वी पर जीवन कैसा था। इन चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अपने डायनासोर के बारे में आप जानते होंगे। डायनासोर के बारे में भी पैलिएंटोलॉजी से ही पता चला, जीवाश्मों का अध्ययन करके ही पता चला। तो पैलिएंटोलॉजी का मतलब है जीवाश्मों का अध्ययन। नेक्स्ट इज ओरोलॉजी। OROLOGY। ओरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माउंटेन्स, यानी पर्वत विज्ञान, पर्वतों का अध्ययन। इसे ओरोग्राफी भी कहते हैं। ओरोलॉजी कहिए या ओरोग्राफी कहिए। अच्छा, जो लोग पर्वतों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ओरोलॉजिस्ट। तो ओरोलॉजिस्ट पर्वतों का अध्ययन करते हैं। कोई पर्वत, किसी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ उसका अध्ययन करते हैं, किसी पर्वत का निर्माण कब हुआ ये अध्ययन करते हैं। तो ओरोलॉजी का मतलब है पर्वतों का अध्ययन। अच्छा, लॉजी से रिलेटेड यहाँ पर 2 वर्ड हमने देखा है, पैलिएंटोलॉजी यानी जीवाश्म का अध्ययन और दूसरा ओरोलॉजी यानी पर्वतों का अध्ययन। लॉजी से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, उनका एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक था एस्ट्रोलॉजी, यानी चांद, तारे, ग्रह, इन सब चीज़ों का मनुष्य के जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उनका अध्ययन करना। इसी से रिलेटेड एक और टर्म था एस्ट्रोनॉमी, यानी चांद, तारे आदि खगोलीय पिंडों का भौगोलिक और भौतिक अध्ययन करना। फिर था एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो वर्ड मानव जाति से रिलेटेड है, तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है मानव जाति का अध्ययन। फिर था थियोलॉजी। थियो वर्ड रिलीजन से रिलेटेड है, तो थियोलॉजी का मतलब है धर्म और धार्मिक आस्थाओं का अध्ययन। फिर था ऑन्कोलॉजी, यानी ट्यूमर्स और कैंसर का अध्ययन। फिर था जेरंटोलॉजी, यानी वृद्धावस्था के जैव वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इन सब पहलुओं का अध्ययन करना। जेरंटोलॉजी से रिलेटेड एक और टर्म था जीरियाट्रिक्स, वो था वृद्धावस्था से संबंधित रोगों का अध्ययन और उसका इलाज। फिर था आर्कियोलॉजी, यानी पुरातत्व विज्ञान। फिर था मीटियोरोलॉजी, यानी मौसम का पूर्वानुमान। फिर था साइज्मोलॉजी, यानी भूकंपों का अध्ययन। तो रिलेटेड वर्ड्स को आप ऐसे ही याद रखने की कोशिश कीजिए। अब एक फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन, मीन्स
टू डिक्लाइन एन ऑफर और रिक्वेस्ट। डिक्लाइन वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मीनिंग है किसी के ऑफर और रिक्वेस्ट को ठुकरा देना। तो टर्न डाउन का भी यही मतलब होता है। इसे सेंटेंस में देखते हैं। ही टर्न डाउन माई ऑफर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है आतिथ्य सत्कार, यानी उसने मेरे आतिथ्य सत्कार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। द बॉय कुड नॉट बियर द टर्न डाउन बाय द गर्ल ही वॉज इन लव विथ। यानी वो लड़का जिस लड़की के प्रेम में था उसके द्वारा ठुकराए जाने को वो बर्दाश्त नहीं कर सका। तो टर्न डाउन का मतलब है किसी के ऑफर या रिक्वेस्ट को ठुकरा देना, अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट इज, अच्छा टर्न डाउन हमने देखा। टर्न से रिलेटेड एक और फ्रेजल वर्ब हमने देखा था, टर्न आउट। उसका मतलब था कोई चीज़ पाया जाना, साबित होना। जैसे बाद में ये पाया गया कि रिपोर्ट में कुछ त्रुटि थी। लेटर इट टर्न्ड आउट दैट देयर वॉज एन एरर इन द रिपोर्ट। टर्न आउट का एक और मीनिंग था किसी समारोह में, किसी इवेंट में उपस्थित होना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार में हजारों लोग उपस्थित हुए। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल टर्न्ड आउट फॉर द फ्यूनरल ऑफ लेट अटल बिहारी वाजपेयी। तो टर्न डाउन का मतलब है किसी के ऑफर और रिक्वेस्ट को ठुकरा देना। टर्न आउट का मतलब है कोई चीज़ पाया जाना, साबित होना या किसी समारोह में उपस्थित होना। नेक्स्ट इज है विविड। VIVID, विविड मीन्स प्रोड्यूसिंग क्लियर एंड फ्रेश इमेज इन माइंड, यानी सजीव, जीवंत। यानी किसी चीज़ के बारे में ऐसा वर्णन करना, किसी चीज़ के बारे में ऐसे बताना कि उसकी चित्र दिमाग में उभरने लगे। जैसे अ विविड डिस्क्रिप्शन, यानी किसी चीज़ का जीवंत वर्णन, सजीव वर्णन। यानी आपने किसी चीज़ का इस तरीके से वर्णन किया, इतने डिटेल में वर्णन किया कि वो चीज़ें दिमाग में उसकी चित्र उभरने लगे, वो चीज़ें सजीव हो गई आपके दिमाग में। अ विविड रिकलेक्शन, रिकलेक्ट होता है किसी चीज़ को याद करना। तो अ विविड रिकलेक्शन यानी किसी चीज़ को आप इस तरीके से याद कर रहे हैं कि वो चीज़ें आपके दिमाग में सजीव हो गई। विविड का एक दूसरा मीनिंग है ब्राइट और डीप इन कलर, यानी चमकीला और गहरा रंग। ही गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अट्रोसिटीज। अट्रोसिटी वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ, इसका मतलब होता है अत्याचार, जुल्म। ही गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अट्रोसिटीज ऑन इंडियंस इन ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश राज में भारतीयों पर जो जुल्म होते थे, अत्याचार होते थे, उसका उसने एक जीवंत वर्णन किया। शी वॉज वियरिंग अ विविड पिंक साड़ी। उसने एक गहरे गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। तो विविड का मतलब है सजीव, जीवंत, या रंग के लिए लें तो गहरा चमकीला रंग। नेक्स्ट इज एविड। AVID, एविड मीन्स हैविंग अ कीन इंटरेस्ट इन और एंथुजियाज्म फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना, किसी चीज़ के लिए उत्साही होना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि होना। जैसे एन एविड रीडर, यानी एक उत्सुक पाठक, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक हो, पढ़ने को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है, पढ़ने को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साही रहता है। एविड का एक दूसरा मीनिंग है कीनली डिजायरस फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा रखना, किसी चीज़ के लिए लालायित रहना, किसी चीज़ के लिए लालची होना। जैसे एविड फॉर वेल्थ, किसी को धन लोलुपता होती है, यानी धन जमा करने की बहुत ज़्यादा इच्छा। इसे सेंटेंस में देखते हैं। शी इज एन एविड रीडर ऑफ साइंस फिक्शन बुक्स, यानी उसे साइंस फिक्शन बुक्स का बहुत शौक है। साइंस फिक्शन बुक पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही रहती है, बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती है। पॉलिटिशियंस आर एविड फॉर पावर, यानी राजनीतिज्ञ सत्ता लोलुप होते हैं, यानी सत्ता के लिए, शक्ति के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा इच्छा होती है।
नेक्स्ट इज इनहेरिट, मीन्स INHERIT, इनहेरिट मीन्स टू रिसीव समथिंग फ्रॉम अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उससे कोई चीज़ विरासत में प्राप्त करना। इसका एक दूसरा मीनिंग है टू रिसीव समथिंग फ्रॉम अ प्रेडिसेसर, यानी प्रेडिसेसर वर्ड हमने पहले डिस्कस किया था। इसका मतलब किसी पद पर आपसे पहले जो लोग थे उसे कहेंगे प्रेडिसेसर। तो आपने अपने प्रेडिसेसर से जो प्राप्त किया उसे भी कहेंगे इनहेरिट करना। इनहेरिट को सेंटेंस में देखते हैं। ही इनहेरिटेड अ पैलेस फ्रॉम हिज फादर, उसने अपने पिता से विरासत के रूप में एक महल प्राप्त किया। रघुराम राजन सेज मोदी हैज इनहेरिटेड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन कहते हैं कि मोदी को पिछले यूपीए गवर्नमेंट से बहुत सारी समस्याएं विरासत के रूप में मिली। तो इनहेरिटेड का मतलब है कि कोई चीज़ विरासत के रूप में प्राप्त करना या अपने प्रेडिसेसर से प्राप्त करना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड असेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डिसेंड। असेंड का मतलब होता है ऊपर उठना, ऊपर चढ़ना, और डिसेंड का मतलब होता है नीचे जाना, नीचे गिरना। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। असेंट, ASSENT, असेंट मीन्स सहमति, और डिसेंट उसका एंटोनिम है यानी असहमति। DECENT, डिसेंट। डिसेंट का मतलब है अच्छा, उचित, जैसे अ डिसेंट हाउस, एक अच्छा घर। डिसेंट बिहेवियर यानी अच्छा व्यवहार। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, मीटियोरोलॉजी, साइज्मोलॉजी, आर्कियोलॉजी, जेरोंटोलॉजी। इन 4 ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन से आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो भी ऑप्शन सही आंसर होता है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप जितना भी जानते हैं आप मैक्सिमम लिखा कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इस वोकैब बाइट में हमने जितने भी वोकैबलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब बाइट देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।